आइए बच्चों, अब चैप्टर 4 के लिए जी नीट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं और वो है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के बारे में चैप्टर 4 में टेक्स्ट बुक में कुछ नहीं दिया, लेकिन इसका यूज़ वाइडली होता है। जितना यूज़ वेक्टर एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का होता है, इतना यूज़ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का होता है। अब बच्चों, आप एक बात तो समझ चुके हैं कि वेक्टर का एडिशन या वेक्टर का सब्ट्रैक्शन ये ऑर्डिनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन से बिल्कुल अलग है। वैसा ही वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का भी है। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन एक ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन से बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग। इनफैक्ट वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के दो टाइप्स हैं। हाँ जी, मल्टीप्लिकेशन में भी दो टाइप। देखिए, एक टाइप है जिसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या फिर कहें कि डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा टाइप है जिसको कहते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट या फिर कहें कि क्रॉस प्रोडक्ट। राइट। अब अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और बी, तो उसका डॉट प्रोडक्ट या फिर कहें कि स्केलर प्रोडक्ट ऐसे दिखाया जाता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करके। और अगर आप इन दोनों वेक्टर के बीच का वेक्टर प्रोडक्ट दिखाना चाहते हो यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट दिखाना चाहते हो, तो आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। हम इसे मल्टीप्लिकेशन नहीं बोलेंगे, हम इसको क्रॉस बोलेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। राइट। अब इसके पूरे रूल्स हैं, ये डॉट प्रोडक्ट के भी रूल्स हैं और क्रॉस प्रोडक्ट के भी रूल्स हैं। इससे पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है। मैं समझाता हूँ। देखिए, जब दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करके आपको रिजल्टेंट स्केलर मिलता है, रिजल्ट के तौर पे स्केलर मिलता है, तो उसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। आप कहोगे कि वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन और उसका रिजल्ट स्केलर, ऐसा होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल भी देता हूँ जिसको आप यूज़ करते हो। देखिए, आप जानते हो कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी क्या होता है? वर्क। अब इसमें एक बात समझने लायक, देखिए, फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया फिर भी आपको मिल रहा है वर्क, जो कि स्केलर है। तो इस तरह से दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन किया और आंसर मिल रहा है आपको स्केलर, इसलिए इसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट के तौर पे स्केलर मिल रहा है, इसलिए इसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और ऐसे मल्टीप्लिकेशन को बीच में डॉट लिख के बताया जाता है, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ठीक है। अब दूसरी टाइप है, वो है वेक्टर प्रोडक्ट या फिर इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसमें दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आंसर वेक्टर मिलता है, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। इसका एक एग्जांपल भी मैं देता हूं। देखिए, आर क्रॉस एफ इजकल टू टॉर्क टो। यहाँ पे ये आर जो है वो पोजीशन वेक्टर है, यानी कि वो वेक्टर है। एफ फोर्स है, यानी कि ये वेक्टर है। और ये टॉर्क टो है, टॉर्क सिंबल का नाम टो, और ये भी एक वेक्टर है। ये रोटेशनल मोशन में पढ़ने में आएगा, तभी हम ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। अभी आप समझ लीजिए कि ये टॉर्क है और ये वेक्टर है। तो यहाँ पे दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हुआ और आपको रिजल्ट के तौर पे वेक्टर मिल रहा है, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट वेक्टर है, इसलिए इसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। और इसमें बीच में क्रॉस की साइन की जाती है, इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। दरअसल डॉट और क्रॉस की साइन से ही पता चल जाता है कि हम जो करने जा रहे हैं वो डॉट प्रोडक्ट है यानी कि स्केलर प्रोडक्ट है, कि फिर क्रॉस प्रोडक्ट है यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट है। अब इन दोनों टाइप के मल्टीप्लिकेशन के यानी कि दोनों टाइप के प्रोडक्ट के अपने अपने रूल्स हैं। इस रूल्स के बारे में अभी हम समझते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं हम स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, देखिए, इसके बारे में आगे मैंने आपको बता दिया कि स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। डॉट प्रोडक्ट।
डॉट प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि इसमें डॉट रखा जाता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए डॉट रखा जाता है। देखिए इसके लिए एक एग्जांपल से बात को समझेंगे। जैसे कि आपके पास मानिए कि दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट आपको लिखना है। तो आप ऐसे लिखोगे ए डॉट बी, इसको मल्टीप्लिकेशन नहीं बोलेंगे हम, ए डॉट बी बोलेंगे। तो इस ए डॉट बी का एक इक्वेशन है, ए बी कॉस थीटा, ऐसे ए बी कॉस थीटा। इसमें ए यानी कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी यानी कि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और ये जो थीटा है ये वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये याद रखना, ये थीटा ऐसे कुछ भी नहीं है, ये वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल है, और वो एंगल आपको या तो दिया जाएगा या तो आपको फाइंड करना पड़ेगा। उसके बारे में बाद में बात करते हैं। अब देखिए ये जो राइट साइड आ रही है, ये राइट साइड है, इसमें कोई वेक्टर नहीं है, ये पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड फॉर्म है, या फिर ऐसे कहें कि ये स्केलर फॉर्म है। तो आप देख रहे हो कि दो वेक्टर का आपने मल्टीप्लिकेशन लिया और आपको आंसर जो मिल रहा है वो स्केलर मिल रहा है। मैं इस आंसर को ऐसे आर करके भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे जो आर है ये वेक्टर ए और बी के डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट है, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट है ये, ठीक है। तो ए डॉट बी इजकल टू ए बी कॉस थीटा, और इसको आप आर ऐसे लिख सकते हो। अब इसमें एक बात देखिए, ऑब्वियसली मैं ए डॉट बी इजकल टू ए बी कॉस थीटा लिख सकता हूँ, तो फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ बी ए कॉस थीटा, क्योंकि देखिए ए और बी तो क्या है, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ये दोनों मैग्नीट्यूड है, तो मैं इसको इंटरचेंज कर सकता हूँ। लेकिन अगर इंटरचेंज कर दिया तो बी ए कॉस थीटा ये इक्वेशन हो जाएगा किसका, बी डॉट ए का। किसका हो जाएगा, बी डॉट ए। तो यानी कि ए डॉट बी इजिकल टू बी डॉट ए आपको मिलता है। तो स्केलर प्रोडक्ट में कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है। अब आगे देखिए, इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, तो क्या होगा, ए और बी एक दूसरे के पैरेलल है, तो क्या होगा सोचिए। देखिए ऐसे में ए डॉट बी इजकल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी कॉस जीरो, है ना, क्योंकि दोनों पैरेलल है। अगर दो वेक्टर पैरेलल है कि तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, जीरो। इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है कॉस जीरो। लेकिन कॉस जीरो क्या हो जाता है, वन हो जाता है। तो इसका मतलब कि ये आपको मिल जाएगा सिर्फ ए बी, और ये मैक्सिमम वैल्यू है। आप इसको याद रखना कि ये मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है आपको। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तब दोनों का डॉट प्रोडक्ट का आंसर मैक्सिमम होता है। आप समझ सकते हो कि अगर ये थीटा आपने बदला तो उससे ऑब्वियसली आंसर बदल जाएगा। यहाँ पे ये मैक्सिमम आंसर आपको मिल रहा है। अब आगे देखते हैं कि दो वेक्टर अगर हम परपेंडिकुलर लेते तो क्या होता। चलिए अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर देन वेक्टर बी, तो क्या हो जाएगा, ऐसे में आप समझिए ए डॉट बी यानी हो जाएगा ए बी कॉस 90, राइट, परपेंडिकुलर है तो कॉस 90, लेकिन कॉस 90 का आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। कॉस 90 का आंसर आएगा ज़ीरो, तो पूरा टर्म हो जाएगा ज़ीरो। यानी कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा ज़ीरो होता है। अच्छा एक और चीज़, इफ ए इज पैरेलल टू माइनस बी, समझिए इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है
वो माइनस बी के पैरेलल है, यानी कि बी का जो अपोजिट वेक्टर है उसके पैरेलल है। तो ऐसे में क्या होगा, देखिए ऐसे में थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री। देखिए मैं सभी जगह पे लिख देता हूँ। यहाँ पे थीटा हो जाएगा 90 और जो पुराना था पैरेलल उसमें थीटा होता है 0। अब यहाँ पे थीटा हो जाएगा 180। तो ऐसे में आप ए डॉट बी यानी क्या लिख सकते हो, ये आ जाएगा ए बी कॉस 180। अब कॉस 180 यानी -1, तो फिर ये आंसर हो जाएगा -AB, राइट। यानी कि ए डॉट बी इजकल टू आपको मिल रहा है -AB। आप समझ लीजिए कि ये जो है ये मिनिमम आंसर है। ऑब्वियसली माइनस है तो ये मिनिमम आंसर है। पहले जो मिला था जब एंगल इजकल टू 0 है तब आपको ए डॉट बी मैक्सिमम मिलता है, लेकिन अगर एंगल 180 है तो आपको ए डॉट बी इजकल टू -AB मिलता है। अब आगे देखिए, अगर आप ए डॉट ए लेते हो तो क्या मिलेगा आपको। देखिए एज पर रूल, इसका रूल पहले याद रख लीजिए आप इसको। देखिए ए डॉट बी का मतलब क्या है, ए बी कॉस थीटा, यानी कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, जिसमें थीटा ये दोनों के बीच का एंगल है। तो जब मैं ए डॉट ए ले रहा हूँ तो दोनों का मैग्नीट्यूड यानी क्या आ जाएगा ए, और फिर लेना है मुझे कॉस एंगल। एंगल कितना आएगा 0। भाई दोनों एक ही वेक्टर है तो दोनों के बीच में कोई एंगल थोड़ी होगा, एंगल हो जाएगा 0। तो ये क्या आ जाएगा आपको, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि कॉस 0 इजकल टू 1। तो ए डॉट ए इजकल टू ए स्क्वायर। ऐसे ही आप लिख सकते हो कि भाई बी डॉट बी इजकल टू सीधा बी स्क्वायर। इसी तरह से आप लिख सकते हो कि वेक्टर वी डॉट वी इजकल टू वी स्क्वायर, राइट। अब यूनिट वेक्टर के लिए बात करते हैं। अब समझिए कैरेट आई डॉट कैरेट आई, इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ भी रूल यूज़ करना है, पहले इसका मैग्नीट्यूड फिर इसका मैग्नीट्यूड। अब दोनों यूनिट वेक्टर है, समझिए आप। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, तो दोनों का मैग्नीट्यूड हो गया 1। फिर आएगा कॉस, कॉस में एंगल कितना लोगे 0, क्योंकि दोनों कैरेट आई है तो दोनों की डायरेक्शन एक हुई तो दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया, तो ये आ जाएगा 1। इसका मतलब इन जनरल आप ऐसे लिख सकते हो, आई डॉट आई इजकल टू जे डॉट जे इजकल टू कैरेट के डॉट के इजकल टू 1। कैरेट आई डॉट कैरेट आई इजकल टू 1, कैरेट जे इजकल टू 1, कैरेट के डॉट कैरेट के इजकल टू 1। चलिए अब देखते हैं कि दो अलग अलग यूनिट वेक्टर्स हो तो क्या होगा। देखिए अगर मैं ऐसे लूं कैरेट आई डॉट कैरेट जे तो क्या होगा, कैरेट आई का मैग्नीट्यूड 1, कैरेट जे का मैग्नीट्यूड 1, और दोनों के बीच का एंगल लिखना है कॉस में तो वो हो जाएगा 90। एक है कैरेट आई दूसरा है कैरेट जे, तो दोनों के बीच का एंगल हो जाता है 90। तो ये आंसर क्या आ जाएगा 0, कॉस 90 0। तो इसका मतलब कैरेट आई डॉट कैरेट जे या फिर कैरेट जे डॉट कैरेट के या फिर कैरेट के डॉट कैरेट आई, इन सभी का आंसर आएगा 0, क्योंकि ये सभी के सभी परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं। ठीक है। अब अगर वेक्टर ए और बी 3 डायमेंशनल वेक्टर हो और आपको दिया हो कि वेक्टर ए इजकल टू ए एक्स कैरेट आई प्लस ए वाई कैरेट जे प्लस ए जेड कैरेट के, ऐसे दिया हो, और वेक्टर बी इजकल टू बी एक्स कैरेट आई प्लस बी वाई कैरेट जे प्लस बी जेड कैरेट के, ऐसे आपको दिया हो, तो ऐसे में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा समझिए। देखिए वेक्टर ए इजकल टू क्या है ए एक्स कैरेट आई प्लस ए वाई कैरेट जे प्लस
ए जेड कैरेट के, और उसका डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे बी के साथ, तो बी एक्स कैरेट आई प्लस बी वाई कैरेट जे प्लस बी जेड कैरेट के। सही है। अब देखिए, अब आप इन दोनों वेक्टर्स के ये जो ब्रैकेट्स हैं, इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट लोगे। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे 3 टर्म्स है और यहाँ पे 3 टर्म्स है, तो इसका जब आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आपको टोटल 9 टर्म्स मिल जाएगी, राइट। अब इस 9 टर्म्स में जैसे कि पहला आप ये लेते हो ए एक्स कैरेट आई डॉट बी एक्स कैरेट आई, तो इसका आंसर क्या होगा सोचिए। देखिए, ए एक्स कैरेट आई डॉट बी एक्स कैरेट आई, तो इसमें ए एक्स और बी एक्स तो ऐसे ही मैंने लिख दिया। अब कैरेट आई डॉट कैरेट आई क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, राइट। प्लस, अब आगे बढ़िए, आप ए एक्स कैरेट आई डॉट बी वाई कैरेट जे लोगे, तो इसमें समझिए जब आप कैरेट आई और कैरेट जे का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो वो तो 0 हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 0। अब देखिए, ए एक्स कैरेट आई डॉट बी जेड कैरेट के लोगे आप, तो इसमें भी कैरेट आई डॉट कैरेट के आएगा, जो कि दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 0। फिर आगे बढ़िए, अब आप ए वाई कैरेट जे डॉट बी एक्स कैरेट आई लोगे, तो जे डॉट कैरेट आई आएगा, वो भी क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 0। प्लस आगे बढ़िए, अब आप ए वाई कैरेट जे और बी वाई कैरेट जे का डॉट प्रोडक्ट लोगे, तो इसमें जे डॉट जे आता है, तो वो 1 होगा, इसलिए ए वाई बी वाई बचेगा। आप लिख सकते हो यहाँ पे ए वाई बी वाई और जे डॉट जे 1 हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे ए वाई कैरेट जे और बी जेड कैरेट के का आप डॉट प्रोडक्ट लोगे, तो वो तो 0 हो जाएगा। फिर आई होप कि अब आप समझ रहे हो। फिर ए जेड कैरेट के डॉट बी एक्स कैरेट आई क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। प्लस अब ए जेड कैरेट के बी वाई कैरेट जे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस आखिर में ए जेड कैरेट के बी जेड कैरेट के, तो कैरेट के डॉट कैरेट के यानी कि 1, तो ए जेड बी जेड वाली टर्म बचेगी, तो ये हो जाता है ए जेड और बी जेड मल्टीप्लिकेशन में 1। तो फाइनली आपको ए डॉट बी यानी कि इक्वेशन मिल रहा है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, राइट। यहाँ पे 3 डायमेंशनल वेक्टर है, तो हमने ये तीनों कंपोनेंट्स लिए। अगर ये 2 डायमेंशनल होता तो सिर्फ ये 2 कंपोनेंट्स आते, यानी कि एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट वाले टर्म्स ही आते। ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, याद रखिएगा, ए डॉट बी इजकल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि ये कट ना हो, आपको दिख जाए अच्छे से, ऐसे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लेने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्वेशन डॉट प्रोडक्ट का, जिससे दरअसल आप किसी भी 2 वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो फाइंड कर सकते हो। आप 2 वेक्टर के बीच में एंगल कितना है ये फाइंड कर सकते हो इससे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टू फाइंड एंगल बिटवीन एनी 2 वेक्टर्स। अब ये कैसे हो सकता है, देखिए आप जानते हैं कि ए डॉट बी इजकल टू ए बी कॉस थीटा, राइट। तो उसमें से कॉस थीटा इजकल टू क्या लिख सकोगे आप, कॉस थीटा इजकल टू आप लिख सकते हो ए डॉट बी अपॉन ए बी, राइट, ए डॉट बी अपॉन ए बी। तो फर्दर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस थीटा इजकल टू ए बी, लेकिन ए बी यानी कि ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ऐसे हो जाएगा। और डिवाइड बाय ए और बी यानी कि ए और बी का मैग्नीट्यूड, राइट।
अब देखिए, अगर ए 3 डायमेंशनल वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड आप ऐसे लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। और दूसरा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आप लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से अब देखिए, इसमें सिर्फ कंपोनेंट्स ही हैं, वेक्टर ए के कंपोनेंट्स और वेक्टर बी के कंपोनेंट ही है, और इन कंपोनेंट्स से आप इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है उसका कॉस थीटा फाइंड कर सकते हो, और फिर कॉस थीटा में से आप थीटा को सब्जेक्ट बना के इस तरह से थीटा भी फाइंड कर सकते हो। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इंटू ब्रैकेट ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड अपॉन अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर एंड अंडर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। तो इस तरह से कंपोनेंट्स डाल के आप दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हो, और इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। चलिए, अभी तक हमने जो देखा ये सब कुछ स्केलर प्रोडक्ट था। अब हम देखते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट में क्या किया जाता है। वेक्टर प्रोडक्ट क्या चीज़ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेक्टर प्रोडक्ट। इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन के तौर पे क्रॉस सिंबल किया जाता है, इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। देखिए, अगर आपके पास दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, जिसमें वेक्टर ए इजकल टू, मैं पहले कह देता हूँ कि ए एक्स कैरेट आई प्लस ए वाई कैरेट जे प्लस ए जेड कैरेट के, ऐसे 3 डायमेंशनल वेक्टर हैं। और वेक्टर बी के तौर पे आपके पास बी एक्स कैरेट आई प्लस बी वाई कैरेट जे प्लस बी जेड कैरेट के, ऐसे बी भी 3 डायमेंशनल वेक्टर हैं। तो ऐसे में इन दोनों के बीच में जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो क्या होगा, ये हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका सिंबल समझ लीजिए। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ऐसे लिखना है आपको, इसको मल्टीप्लिकेशन नहीं बोलना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और इसका इक्वेशन हो जाएगा ए बी साइन थीटा एंड कैरेट एन, यूनिट वेक्टर भी आएगा इसमें, कैरेट एन। देखिए, ये तो आप समझते हो कि ए यानी कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी यानी कि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और थीटा यानी कि दोनों वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल, और ये है कैरेट एन, जो कि रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। और क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है इसलिए इसका आंसर आएगा वेक्टर, इसीलिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर भी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हम इसको रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर आर भी कह सकते हैं। तो समझिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इजकल टू वेक्टर आर मिल रहा है, यानी कि आपको ये वेक्टर मिल रहा है, रिजल्ट के तौर पे वेक्टर मिल रहा है, इसलिए इसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। और इसमें मल्टीप्लिकेशन की जगह पे ये क्रॉस साइन बोलते हैं, इसलिए इसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। और इसका इक्वेशन हो जाता है ए बी साइन थीटा कैरेट एन। यहाँ पे ए बी साइन थीटा ये मैग्नीट्यूड है और ये यूनिट वेक्टर है, कैरेट एन क्या है, यूनिट वेक्टर। ऑब्वियसली ये यूनिट वेक्टर वेक्टर आर की डायरेक्शन में होगा, वेक्टर आर जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर होगा। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सुनिए आप, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वेक्टर आर, इसकी डायरेक्शन ए और बी दोनों को परपेंडिकुलर होती है। आप सुन रहे हो ध्यान से, वेक्टर आर जो कि रिजल्टेंट वेक्टर है वो ना तो ए की डायरेक्शन में होता है, ना तो बी की डायरेक्शन में होता है, ना तो दोनों के बीच में होता है, ये इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है।
यानी कि आपको ए और बी से बनने वाला एक प्लेन एज्यूम करना है और उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा वेक्टर आर। तो याद रहे, मैं लिख देता हूं यहां पे कि वेक्टर आर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड ऑल्सो वेक्टर आर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। इन दोनों को परपेंडिकुलर रहेगा। और आप समझिए, ये जो यूनिट वेक्टर है वो वेक्टर आर की डायरेक्शन में ही होगा हमेशा, रिजल्टेंट वेक्टर आर की डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि ये जो यूनिट वेक्टर है कैरेट एन, दैट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड यूनिट वेक्टर कैरेट एन इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। इन दोनों को परपेंडिकुलर रहेगा ये। तो यहाँ आप देख रहे हो कि इस वेक्टर प्रोडक्ट में जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर है और उसकी डायरेक्शन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इस डायरेक्शन के लिए अभी थोड़ा सा और मैं आपको समझाना चाहूँगा ताकि आपको इसका पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाए दिमाग में। देखिए, इसके लिए हम कुछ फिगर्स का यूज़ करेंगे और राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये नाम यहाँ पे आप याद रखिएगा, राइट हैंड थंब रूल फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, ये नाम है राइट हैंड थंब रूल, इसको याद रखना। चलिए इसको समझते हैं। सपोज कि हम वेक्टर आर इजकल टू वेक्टर ए क्रॉस बी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर आर, उसकी डायरेक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये वेक्टर आर की डायरेक्शन है, या आप कह सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की डायरेक्शन है, राइट। अब इसके लिए हम राइट हैंड थंब रूल कैसे अप्लाई करते हैं ये आपको दिखाता हूँ। देखिए, ऐसे होता है ये। इस तरफ आप देखिए, ये है वेक्टर ए की डायरेक्शन और ये है वेक्टर बी की डायरेक्शन। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है इसको हम नाम दे देते हैं थीटा। ये हो गया एंगल थीटा। तो आपका जो इक्वेशन है वेक्टर आर इजकल टू वेक्टर ए क्रॉस बी, उसमें आप ऐसे लिखते हो, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए, बी का मैग्नीट्यूड बी, और फिर आता है साइन थीटा, राइट, साइन थीटा, और कैरेट एन भी आता है। तो यहाँ पे जो एंगल थीटा है वही मैंने यहाँ पे एंगल थीटा लिखा है साइन के साथ। अब क्वेश्चन ये है कि वेक्टर आर की डायरेक्शन क्या होती है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेक्टर आर की डायरेक्शन ये रही। देखिए, ये है वेक्टर आर की डायरेक्शन। पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो है वेक्टर ए और बी, उसका ये प्लेन बन गया। ठीक है, ये ए और बी का प्लेन है। ये प्लेन वैसे मैंने ड्रॉ इस तरह से किया है, लेकिन आपको सोचना है कि बोर्ड के परपेंडिकुलर है। ये बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन आपको सोचना है, और उसके परपेंडिकुलर में ये है वेक्टर आर जो कि है वेक्टर ए क्रॉस बी। तो अब आप देख सकते हो कि वेक्टर आर वेक्टर ए को भी परपेंडिकुलर रहेगा और वेक्टर बी को भी परपेंडिकुलर रहेगा। मैंने पहले कह दिया आपको कि आपको यहाँ पे वेक्टर ए और बी का प्लेन इस बोर्ड के परपेंडिकुलर सोचना है। तो जब आप बोर्ड के परपेंडिकुलर सोचोगे तो आपको ये आर खुद उस ए और बी के दोनों के परपेंडिकुलर दिखेगा। इस तरह से वेक्टर आर आपको लेना होता है। अब इसको राइट हैंड थंब रूल क्यों कहा जाता है, उसके लिए ये देखिए, ये फिगर देखिए। देखिए, आपको अपने राइट हैंड को इस तरह से अरेंज करना पड़ेगा। इस तरह से अरेंज कीजिए। इसमें ये जो वेक्टर ए है उस डायरेक्शन में आपकी फर्स्ट फिंगर आनी चाहिए, और ये जो वेक्टर बी है उस डायरेक्शन में आपकी सेकंड फिंगर आनी चाहिए। तो जो थंब की डायरेक्शन आएगी वो वेक्टर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी, यानी कि वेक्टर आर की डायरेक्शन होगी। आप समझ रहे हो। पहले तो ये हैंड की पोजीशन समझ लीजिए। देखिए, ये फर्स्ट फिंगर जो है ना वो स्ट्रेट रखनी है ऐसे, और ये जो सेकंड फिंगर है ना वो ऐसे ऐसे बाहर की ओर निकालनी है। समझ रहे हो आप। ये पाम है ना, ये पाम, पाम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे बी को
बाहर निकालना है, ये दूसरी फिंगर को बाहर की ओर निकालनी है। ऑलराइट, इस तरह से रखा हुआ है ये। तो इसमें ऑब्वियस सी बात है कि ये जो थंब है वो फर्स्ट फिंगर के परपेंडिकुलर रहेगा और ये थंब सेकंड फिंगर के भी परपेंडिकुलर रहेगा, है कि नहीं। इसका मतलब कि ए क्रॉस बी जो है यानी कि वेक्टर आर, वो वेक्टर आर ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। यही बात हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखी थी। आ रही बात समझ में। तो मैं फिर से समझा रहा हूँ, याद कर लेना कि जब आप वेक्टर आर इजकल टू वेक्टर ए क्रॉस बी लेते हो यानी कि ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो, तो फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में फर्स्ट फिंगर रखनी है, सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में सेकंड फिंगर रखनी है। तो अपने आप थंब जो डायरेक्शन दिखाएगा वो ए क्रॉस बी की, या फिर ऐसे कहें कि वेक्टर आर की, या फिर ऐसे कहें कि इस यूनिट वेक्टर कैरेट एन की डायरेक्शन होगी। इन तीनों की डायरेक्शन यही आएगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो डायरेक्शन है कैरेट एन की भी होगी ना, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर ये थंब की डायरेक्शन में आ रहा है। तो इस तरह से आपको रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन मिलेगी। ऑलराइट, अब अगर यहाँ पे नीचे देखिए, आप ले रहे हो कोई दूसरा वेक्टर, वेक्टर एस, जो कि है बी क्रॉस ए। ये ए क्रॉस बी नहीं लिखा मैंने, बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए है तो इसमें फर्स्ट वेक्टर कौन है, बी है। तो बी इस तरफ है, तो इस तरफ आपको अपनी फर्स्ट फिंगर अरेंज करनी है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट वेक्टर कौन है, बी है इसमें, तो बी की डायरेक्शन में फर्स्ट फिंगर अरेंज कीजिए। दूसरा वेक्टर कौन है, ए है, तो ए की डायरेक्शन में सेकंड फिंगर अरेंज कीजिए। अब ऐसा करने के लिए आप देखना, आप करके देखो इसको, कि अगर इस डायरेक्शन में फर्स्ट फिंगर और इस डायरेक्शन में आपको सेकंड फिंगर लेनी है तो आपको हाथ पूरा उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि ये जो थंब है ना पूरा ऐसे नीचे ले जाना पड़ेगा। तो ऐसे में थंब नीचे आएगा, यानी कि बी क्रॉस ए की डायरेक्शन नीचे की ओर आएगी। आ रही बात समझ में। ये वेक्टर एस की डायरेक्शन नीचे की ओर आएगी, वेक्टर आर की डायरेक्शन ऊपर आ रही थी, वेक्टर एस की डायरेक्शन नीचे आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता। आप ए क्रॉस बी इजकल टू बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है। हाँ, मैग्नीट्यूड सेम आएगा, क्योंकि आप ए क्रॉस बी ले लो तो ए बी साइन थीटा कैरेट एन होता है, आप बी क्रॉस ए ले लो तो बी ए साइन थीटा माइनस कैरेट एन होगा। तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, लेकिन दोनों के यूनिट वेक्टर अपोजिट है, तो दोनों वेक्टर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, तो इसको आप सेम नहीं कह सकते हो। डॉट प्रोडक्ट में आप सेम कहते थे, यहाँ पे नहीं कह पाओगे। तो ये थी बात पूरी डायरेक्शन के लिए। अब इसमें से हम इसके रूल्स वगैरह लिखते हैं। चलिए आगे। देखिए सबसे पहली बात हमें मिल रही है यहाँ पे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। सही है, बट यस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो आप पहले से माइनस ले लो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक और बात, वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड या फिर वेक्टर बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड, ये दोनों सेम आएंगे, और वो होगा कितना, वो होगा ए बी साइन थीटा। ये तो सीधी बात है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। चलिए अब देखिए, इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसे में ए क्रॉस बी इजकल टू ए बी साइन थीटा, यानी कि साइन 0 हो जाता है कैरेट एन, तो ऑब्वियसली ये पूरा आंसर 0 हो जाएगा। और इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, तो ऐसे में थीटा इजकल टू क्या हो जाता है, 90 डिग्री। तो फिर आप ले सकते हो ए क्रॉस बी इजकल टू क्या हो जाएगा,
ए बी साइन 90 एंड कैरेट एन। साइन 90 हो जाता है 1, तो ये हो जाएगा ए बी कैरेट एन। आ रही बात समझ में? ये जो आपको मिल रहा है ये मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है। आपने देखा जब आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो पैरेलल वेक्टर में आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही थी, यहाँ पे आपको 0 मिल रहा है। जब आप डॉट प्रोडक्ट लेते थे तब आप परपेंडिकुलर में आपको 0 मिल रहा था और यहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। ऑलराइट, अब इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ें और अगर हम ले ले इफ़ वेक्टर ए इज पैरेलल टू माइनस वेक्टर बी, मैं माइनस वेक्टर बी ले रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं थीटा इजकल टू 180 डिग्री ले रहा हूँ। तो ऐसे में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इजकल टू ए बी साइन 180 कैरेट एन हो जाएगा, लेकिन साइन 180 तो 0 ही होता है, तो ये आंसर भी आ जाएगा 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 0 है ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो जब दो वेक्टर पैरेलल है तब आपको मिनिमम वैल्यू मिल रही है क्रॉस प्रोडक्ट में, और जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तब आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है क्रॉस प्रोडक्ट में। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। और हम समझते हैं कि अगर हम एक ही वेक्टर पे क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करें तो क्या होगा, यानी कि ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा। देखिए ए क्रॉस ए यानी कि ए साइन 0 ऐसे हो जाएगा कैरेट एन, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 0। आपको याद है ए डॉट ए का आंसर आ रहा था ए स्क्वायर, यहाँ पे ए क्रॉस ए का आंसर आ रहा है 0। वैसे ही आप ले सकते हो जैसे कि बी क्रॉस बी, हाँ, या फिर आप ले सकते हो वेक्टर वी, वेलोसिटी वेक्टर वी क्रॉस वेलोसिटी वेक्टर वी, तो ये सब क्या हो जाएगा इसका आंसर 0। मीन्स के सेम वेक्टर का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो 0, अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो वो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है, ये याद रखना। अच्छा, एक और चीज़, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस बी जो लिया है मैंने, इसको मैं वेक्टर आर कह देता हूँ, ऐसे वेक्टर आर। तो अब आप वेक्टर ए और आर का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो, तो आप लिख सकते हो कि ए आर कॉस थीटा, और थीटा हो जाएगा 90। कैसे 90 भाई? क्योंकि वेक्टर ए जो है वो परपेंडिकुलर होगा वेक्टर आर को। क्यों वेक्टर आर को परपेंडिकुलर? क्योंकि वेक्टर आर यानी ए क्रॉस बी है, और हमने पहले ही बात की कि ए क्रॉस बी यानी कि ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वेक्टर आर, वो खुद ए को भी परपेंडिकुलर है, खुद बी को भी परपेंडिकुलर है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जब आप ए और आर के बीच का एंगल लिखोगे तो वो क्या आ जाएगा 90, और तो फिर इसका आंसर आ जाता है सिंपल सा 0, cos 90 0। इसी तरह से आप ये भी लिख सकते हो कि अगर b का डॉट प्रोडक्ट लेते हो आप a क्रॉस b के साथ, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूँ वेक्टर b डॉट वेक्टर r, यानी कि आगे आप कह सकते हो कि ये हो जाएगा b r cos 90, और cos 90 हो जाता है 0, क्योंकि वेक्टर b परपेंडिकुलर है वेक्टर r, तो आंसर हो जाएगा 0। चलिए अब हम देखते हैं यूनिट वेक्टर्स के लिए, ये तो आसान होगा अब आप के लिए। देखिए कैरेटाई क्रॉस कैरेटाई, यानी क्या होगा, कैरेटाई का मैग्नीट्यूड 1, वापस कैरेटाई तो उसका मैग्नीट्यूड 1, फिर साइन थीटा, तो साइन थीटा यानी कि साइन 0, क्योंकि दोनों ही कैरेट आए तो साइन 0, और कैरेट एन, तो आंसर होगा 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कैरेट आई क्रॉस कैरेट आई ले लो, या फिर कैरेट जे क्रॉस कैरेट जे ले लो,
या फिर कैरेट के क्रॉस कैरेट के ले लो, इन सभी का आंसर होगा एक ही 0। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर हम परपेंडिकुलर वेक्टर लें, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर लें तो क्या होगा। चलिए ये भी देख लेते हैं हम, और ये मैं लिख रहा हूँ कैरेट आई क्रॉस कैरेट जे, आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, और साइन 90 आएगा इसमें, और कैरेट एन। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, देखिए ये तो 1 है, ये भी 1 है, और साइन 90 भी 1 ही होगा। ठीक है, अब कैरेट एन किस डायरेक्शन में आता है सोचिए आप सोचिए। हमने अभी बात की कि अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले रहे हो तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगी। अब आई और जे के परपेंडिकुलर क्या होता है, जेड डायरेक्शन, क्योंकि आई यानी एक्स डायरेक्शन, जे यानी कि वाई डायरेक्शन, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या आएगा, जेड डायरेक्शन। तो जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कैरेट एन लिखने के बदले हम कैरेट के ही लिख सकते हैं ना सीधा। तो हम यहाँ पे कैरेट एन की जगह पे सीधा ही कैरेट के लिख लेते हैं, ये कैरेट के। तो इसका मतलब कि कैरेट आई क्रॉस कैरेट जे यानी कि कैरेट के। ऑलराइट, इसी तरह से अगर आप कैरेट जे क्रॉस कैरेट आई लोगे तो अपोजिट डायरेक्शन मिलेगी, तो ये हो जाएगा कैरेट के माइनस। फिर अगर आप कैरेट जे क्रॉस कैरेट के लोगे तो ये मिल जाएगा आपको कैरेट आई, और अगर आप उल्टा लेते हो कैरेट के क्रॉस कैरेट जे तो ये मिलेगा माइनस कैरेट आई, माइनस कैरेट आई। और अगर आप कैरेट के क्रॉस कैरेट आई लेते हो तो ये मिल जाएगा आपको कैरेट जे, और अगर उल्टा लिया कैरेट आई क्रॉस कैरेट के तो ये मिलेगा माइनस कैरेट जे। ठीक है, इसको याद रखने के लिए एक आसान सा तरीका सिखाता हूं आपको। देखिए ऐसे, कैरेट आई क्रॉस कैरेट जे इजकल टू कैरेट के, कैरेट जे क्रॉस कैरेट के इजकल टू कैरेट आई, कैरेट के क्रॉस कैरेट आई इजकल टू कैरेट जे है ये तीनों। लेकिन अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जाते हो तो प्लस के बदले माइनस आएगा। ये जे क्रॉस आई इजकल टू माइनस के, आई क्रॉस के इजकल टू माइनस जे, के क्रॉस जे इजकल टू माइनस आई, इस तरह से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हो ऐसे तो आप इसको पॉजिटिव लेते जाइए, और अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जाते हो, मैं पहले ये कैरेट आई कैरेट जे और कैरेट के लिख देता हूँ, और अपोजिट डायरेक्शन यानी कि ऐसे आई क्रॉस के क्रॉस जे और जे क्रॉस आई ऐसे करके। तो अगर आप ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में जाते हो तो ये सब कुछ माइनस आएगा, यानी कि आई क्रॉस के माइनस जे हो जाएगा, के क्रॉस जे माइनस आई हो जाएगा, जे क्रॉस आई माइनस के हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अब देख लेते हैं हम इसकी आखिरी बात, और वो है कि अगर हमारे पास दो 3 डायमेंशनल वेक्टर्स हो तो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आएगा। देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि इफ़ वेक्टर ए इजकल टू ए एक्स कैरेट आई प्लस ए वाई कैरेट जे प्लस ए जेड कैरेट के एंड वेक्टर बी इजकल टू बी एक्स कैरेट आई प्लस बी वाई कैरेट जे प्लस बी जेड कैरेट के, देन ए क्रॉस बी कैन बी रिटर्न एज दिस ब्रैकेट क्रॉस दिस ब्रैकेट, राइट। अब यहाँ भी 3 टर्म्स है, यहाँ भी 3 टर्म्स है, तो यहाँ भी इसका आंसर जो आएगा उसमें 9 टर्म्स आएंगे। कितने आएंगे, 9 टर्म्स। अब उन 9 टर्म्स में से 6 टर्म्स बचेंगे और 3 टर्म्स 0 हो जाएंगे।
कहाँ पे 3 टर्म्स ज़ीरो होंगे मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये कैरेट आई ज़ीरो हो जाएगा, कैरेट जे ज़ीरो हो जाएगा, कैरेट के वाला टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा आगे आई क्रॉस आई ज़ीरो, जे क्रॉस जे ज़ीरो, के क्रॉस के ज़ीरो। लेकिन बाकी के 6 टर्म्स जो हैं वो बचेंगे, और ये जो 6 टर्म्स बचेंगे इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, कैरेट आई ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, फिर माइनस कैरेट जे ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, और फिर प्लस कैरेट के, और ये आएगा ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। बच्चों, इसको याद रखने के अलावा आपके पास कोई शॉर्टकट नहीं है। सॉरी टू से, ये आपको अच्छे से याद रखना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में ऐसे आप लिख सकते हो, यहाँ पे कैरेट आई, यहाँ पे कैरेट जे, यहाँ पे कैरेट के, फिर यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स ए वाई ए जेड, यहाँ पे आ जाएगा बी एक्स बी वाई और बी जेड। और ऐसे डिटरमिनेंट का जो सॉल्यूशन है वही यहाँ पे लिखा है। इस सॉल्यूशन की मेथड मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, ये है कैरेट आई, ठीक है। तो पहले तो आप लिख लीजिए कैरेट आई, फिर कैरेट आई की कॉलम और कैरेट आई की जो रो है उसको छोड़ के ये जो 4 टर्म्स बचे हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लीजिए। देखिए ऐसे, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। देखिए यहाँ पे ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है कैरेट जे, तो आप लिखिए माइनस कैरेट जे। पहली टर्म कैरेट आई प्लस लेनी है, दूसरी टर्म कैरेट जे माइनस लेनी है, तो ये आएगा माइनस कैरेट जे। अब वापस इसकी ये रो और इसकी ये कॉलम छोड़ दीजिए, तो ये 4 टर्म्स बचेंगे, ये 4 टर्म्स। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लीजिए, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, ये रहा ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। फिर यहाँ पे है कैरेट के, तो आप ले लीजिए प्लस कैरेट के। देखा आपने, आई कैरेट प्लस, जे कैरेट माइनस और के कैरेट वापस प्लस, तो यहाँ पे ये के कैरेट प्लस। अब इसकी रो इसकी कॉलम को छोड़ दीजिए, तो ये 4 टर्म बचेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो यहाँ पे देखिए कैरेट के इंटू ब्रैकेट ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। तो इस तरह से डिटरमिनेंट फॉर्म ए क्रॉस बी का लिख सकते हो। फिर से बोल रहा हूँ, ए क्रॉस बी का इस तरह का डिटरमिनेंट फॉर्म आप लिख सकते हो। देखिए यहाँ पे आप, ये तो आई जे के ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज आएगा इसमें जो भी कंपोनेंट्स आपको दिए वो आपको लिखना है। पहले आपको वेक्टर ए के कंपोनेंट लिख लेना है, वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट, वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट, वेक्टर ए का जेड कंपोनेंट। फिर यहाँ पे आपको बी के कंपोनेंट्स लिख लेना है, वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट, ऐसे लेना है, ठीक है। तो आज हमने देखा कि वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन कैसे हो सकते हैं और इनके 2 टाइप्स क्या है और उनके रूल्स क्या है।